हमारे पास दो फ्रेम हैं, एक इनिशियल फ्रेम है IF और नॉन इनिशियल फ्रेम है NIF। जो हमारा इनिशियल फ्रेम है उसकी कंडीशन है कि वे यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और एक्सेलरेशन है वो भी ज़ीरो होना चाहिए। और यहाँ पे हम F इक्वल्स टू ma वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास एक लिफ्ट है जिसमें एक आदमी खड़ा हुआ है 50 kg वेट का। वो वेट मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है जिससे वेट मेज़र करते हैं, उस मशीन के ऊपर एक खड़ा है और इसका वजन 50 kg है। और यहाँ पे एक बी वाला कोई पर्सन है और यहाँ पे कोई ग्राउंड में कोई ए पर्सन खड़ा हुआ है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे तो हम F इक्वल्स टू ma फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ए हमारे पास कांस्टेंट है यानी ज़ीरो ही है, तो ये n हमारा 500 आ जाएगा। सेम चीज़ हम जब विद रिस्पेक्ट टू बी करेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो हमारा सेम आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे जो IF है इनिशियल फ्रेम है, यहाँ पे F इक्वल्स टू ma वैलिड होता है और जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है वो भी यहाँ पे वैलिड होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई ना करें, और अगर वो रेस्ट में तो तब तक वो रेस्ट में ही रहेगा तब तक जब तक अपन कोई उसको एक्सटर्नल कोई दूसरा फोर्स प्रोवाइड ना करें। नॉन इनिशियल फ्रेम NIF, तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है उसको हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे। तो अब जब ये कांस्टेंट नहीं है तो हमको इसकी वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी, तो वो हम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर रहे हैं। ये हमारे पास लिफ्ट है, सेम वही आदमी है वेट मशीन के ऊपर जिसका 50 kg वेट है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब विद रिस्पेक्ट टू ए से हम देख रहे हैं तो वो F इक्वल्स टू हम ma अप्लाई कर रहे हैं और हमारा 600 आंसर आ जा रहा है। ये 2s रिलेशन है और ये 50 हमने उसका वेट लिया है। ये हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू हम बी के देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू बी के साथ क्या होता है जब वो ऑब्जर्व करता है 50 kg वेट वाले पर्सन को, तो क्या होगा। तो हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इस बार हमारा आंसर आएगा 500 जो कि गलत है। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए कि गलत क्यों है तो आपको उसके लिए सूडो फोर्स आना चाहिए, जो कि हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है F इक्वल्स टू ma, यहाँ ये यूनिवर्सल लॉ होता है और जो स्पेशल केस है हमारा इसमें कि m कांस्टेंट होता है। मतलब पूरे 11th क्लास में पूरा जो आपका लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है यहाँ पे हमेशा जो m रहेगा वो कांस्टेंट ही रहता है, ये यूज़ होता है। तो F इक्वल्स टू ma सेकेंड लॉ इज़ वैलिड आफ्टर सूडो फोर्स करेक्शन। लॉ ऑफ इनर्शिया इज़ नॉट वैलिड, यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं होता है। मतलब कि अगर जो ए के रिस्पेक्ट में अगर तुम इस 50 kg वाले पर्सन को देखोगे तब तो लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड है, लेकिन अगर वी के रिस्पेक्ट से अगर आप इसको देखोगे 50 kg वाले वेट को तो लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास एक बस है, उसमें पर्सन ए है और एक पर्सन बी है और एक पर्सन सी बाहर खड़ा हुआ है। जो बस है वो इस तरफ चल रही है और इसके पीछे सूडो फोर्स लग रहा है, ठीक है। अभी लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे एक पर्सन सी है, ए है, बी है और ये पे बस चल रही है। बस इतना देखो कि बस इस साइड को चल रही है। तो जब ये वाला पर्सन इसको देखेगा, जब जैसे ब्रेक लगेगा, जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा तो जो पर्सन बी है वो अपने ऊपर पीछे की तरफ हल्का सा फोर्स महसूस करेगा। वो मतलब हल्का सा अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जब आप सी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये उनको बिल्कुल सेम ही दिखेगा कि ये बस में जा रहा है इस साइड को और वहीं पे अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। लेकिन जब आप ए के रिस्पेक्ट में देखोगे तब आपको ये बात समझ में आए कि ये हल्का सा मूव हुआ था जब ब्रेक लगा था। तो इसके हिसाब से लॉ ऑफ इनर्शिया तो सही है कि जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो वो सीधे ही दिख रहा है क्योंकि उसको, लेकिन इसके हिसाब से तो लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड हो ही नहीं रहा है। तो इसके हिसाब से अगर इस कंडीशन को ये प्रूव करना चाहता है कि ये मूव हुआ था तो ये सूडो फोर्स की हेल्प लेगा कि ये इस तरफ लग रहा था फोर्स, बस इस साइड को चल रही थी और जब ब्रेक लगा तो उसके ऊपर यहाँ पे पीछे सूडो फोर्स लगा था। तो ये इस तरीके से इस कंडीशन को, इसकी सिचुएशन को एक्सप्लेन करेगा और जो ये होगा ये लॉ ऑफ इनर्शिया के थ्रू बताएगा। और सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि ये बस है, ये पर्सन खड़े हुए हैं और सेम चीज़ वही चीज़ बता रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है उसमें। उसके बाद इसको करेक्ट करने के लिए हमें सूडो फोर्स आना चाहिए। तो ये हमारे पास नॉन इनिशियल फ्रेम है जहाँ पे एक्सेलरेशन इस साइड को है और यहाँ पे P का मतलब है सूडो, F फॉर फोर्स इक्वल्स टू ma। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला आ जाएगा। सूडो फोर्स जो होता है वो हमेशा पीछे लगता है, अगर इस साइड को ये मूव कर रहा है तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा। और सेम चीज़ फ्रिक्शन में होती है कि अगर इस साइड कोई चीज़ मतलब इस साइड कोई एक्सेलरेशन या फिर इस साइड कोई चीज़ मूव हो रही है तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सेम सूडो फोर्स में भी होता है। तो अब हम देखते हैं कि सूडो फोर्स के थ्रू हम इस चीज़ को कैसे, जो रॉन्ग हो गई थी तो हम इस चीज़ को सही कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लिफ्ट है और इस लिफ्ट में एक 50 kg वेट वाला एक पर्सन खड़ा है। ये बी वाला पर्सन है
और ये ए है, ये सेम इमेज है, यहाँ पे एक ए पर्सन भी है। तो ए का तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अभी हम सिर्फ बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो ये सूडो फोर्स जो होगा उसको निकालने के लिए हम 50 को 2 से इंटू कर देंगे, तो ये हमारा सूडो फोर्स 100 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे F इक्वल्स टू एम ए, तो एम की वैल्यू हो जाएगी 500 और ये 100 हम ऐड कर देंगे, तो 600 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर और इसका आंसर सही आ गया है। अब इसका भी 600 आ गया है, तो हमने सूडो फोर्स की हेल्प से इसको करेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे समझते हैं कि सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है और यहाँ पे नीचे इसके वेट की वजह से mg लग रहा है। अब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा क्योंकि ऊपर एक्सेलरेशन है, तो ये नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा। जो रेड कलर के पेन से एरो बना है वो सूडो फोर्स को आपको बता रहा है। अब इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो जो सूडो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा। अब जो ये केस है इसमें क्या है कि एक पर्सन लिफ्ट में खड़ा हुआ है और यहाँ पे वो जो रस्सी बंधी थी वो हमने सीजर से काट दी। अब ये बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरेगा, लेकिन जो पर्सन इस लिफ्ट के अंदर खड़ा है इसे कोई भी वेट महसूस नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई ऐसी जो बॉडी है जो ग्रेविटी के अंदर से मोशन कर रही है ग्रेविटी के वजह से, तो उसको हमेशा वेटलेस ही फील होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, सेम चीज़ कि ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास सैटेलाइट है, और जो सैटेलाइट है ये मूव जो कर रही है ना वो ग्रेविटी के अंडर में कर रही है, बाकी कोई फोर्स नहीं लग रहा उसके पास, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है। तो ये अपने आप को वेटलेस ही फील करेगी। ये हमारे पास कोई बॉक्स है, इसमें चक्का लगा हुआ है और ये इस तरफ को मूव कर रहा है। तो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू बतानी है। पेंडुलम जो था ऐसे स्ट्रेट था, लेकिन ये इस साइड को मोशन कर रहा था तो हल्का सा इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे थीटा एंगल बन गया। तो हमें इसी थीटा की वैल्यू बतानी है। तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताएंगे, फिर हम विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बताएंगे, और दोनों का आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेम आएगा। और सूडो फोर्स देखो हमेशा इस साइड को ही लगेगा, उल्टा ही लगता है वो। फाइंड एफ सो दैट एम रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू टी। ये हमारे पास बॉक्स है, इसके ऊपर एन फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, नीचे एम जी कॉस थीटा, साइड में एम जी साइन थीटा। उसके बाद ये जो है ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे पीछे की तरफ लगेगा सूडो फोर्स, क्योंकि एम जी साइन थीटा से इस तरफ फिसल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे सूडो फोर्स लग रहा है। और ये अब अगर यहाँ का जो एंगल है थीटा ले रहे हैं हम, तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा एम ए कॉस थीटा, यहाँ पे एम ए साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो हमारा एम ए कॉस थीटा है वो एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हमारे कटपिट के आंसर ये आ जाएगा कि ए इक्वल्स टू जी टेन थीटा। उसके बाद हमें देखना है कि फ्रिक्शन होता क्या है। ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये यहाँ पे थीटा एंगल है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है। इसमें हमें मेन चीज़ देखनी है स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमारा जो फ्रिक्शन होता है उसके दो टाइप होते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन में जो बॉडी होती है वो हमारी मूव नहीं करती है, ये एक ही जगह पे रहती है। जब हमारी बॉडी मूव करने लगती है तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन में होती है। तो ये हमारे पास बॉक्स है, इसके ऊपर जो फोर्स है वो 2 न्यूटन का लग रहा है, मतलब इस साइड को लग रहा है। तो जो हमारा फोर्स है क्या बोलते हैं सूडो फोर्स, वो पीछे की तरफ लगेगा। जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो ब्लैक पेन से लिखा है, वो लगा रहे हैं हम राइट डायरेक्शन में, और जो हमारा सूडो फोर्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि वो हमेशा अपोजिट लगता है। सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स है ये। फ्रिक्शनल फोर्स और सूडो फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये रफ सरफेस है, और हमने यहाँ पे सपोज किया कि 50 न्यूटन है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको 50 न्यूटन का फोर्स दोगे 2 न्यूटन की जगह, 5 न्यूटन का फोर्स दोगे, तो ये मूव कर जाएगा। मतलब हल्का सा भी 5 न्यूटन से तुमने ज़्यादा दिया, बिल्कुल हल्का सा भी, तो ये बिल्कुल मूव कर जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स अभी इसका 2 ही है। अगर ये ब्लॉक है, इस पे ऊपर 3 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं, तो जो इस पे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स होगा वो पीछे की तरफ लगेगा। लेकिन हमें कितना चाहिए, कम से कम हमें 5 न्यूटन चाहिए। तो ये 5 न्यूटन से कम है, तो ये अभी भी रेस्ट में रहेगा। और जब ये रेस्ट में रहेगा तो इसकी जो वैल्यू होगी अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होती है फ्रिक्शनल फोर्स की। यहाँ पे भी ये 4 था, 5 से कम है, तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स भी 4 होगा, क्योंकि वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। ये भी 5 है, तो ये भी 5 ही होगा। जैसे ही तुम 5 से हल्का सा, पॉइंट में भी अगर तुम हल्का सा ज़्यादा करोगे तो ये तुरंत मूव कर जाएगा।
जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है। देखो उसने कैसे सेल्फ एडजस्ट किया, जब 2 न्यूटन था तो वो भी 2 न्यूटन हो गया, 3 न्यूटन था तो वो भी 3 न्यूटन हो गया। तो इस तरीके से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो नहीं करता है। हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू विच बॉडी इज एट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मतलब वो बिल्कुल अब टिप पे ही है कि हल्का सा भी तुमने 5 से ज़्यादा किया वो आगे बढ़ जाएगा। दिस मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग वैल्यू। इस वैल्यू को हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। तो ये जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्शन अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ रिलेटेड मोशन होता है, रिलेटिव मोशन। ये है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन जो एक्चुअल रिलेटिव मोशन होता है। जो एफ के की वैल्यू होती है वो भी यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे और यहाँ पे एन लिख देंगे नॉर्मल फोर्स, जैसे कि हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में किया है। इसका डायरेक्शन होता है अपोजिट टू एक्चुअल रिलेटिव मोशन। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जो स्टैटिक फोर्स होता है जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन से। और जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है स्टैटिक की वो भी ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो कोफिशिएंट हम यूज़ करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का उससे। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि आपने कभी कोई ब्लॉक वगैरह या फिर कोई भी भारी चीज़ अगर खिसकाई हो, कोई भी ऐसी हैवी चीज़ जो काफ़ी हैवी हो तो आपने उसको खिसकाई हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पावर लगती है इनिशियल में, लेकिन वो एक बार खिसकने लगती है, एक बार मूव करने लगती है तो फिर आपको उतना पावर नहीं देना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जब वो चीज़ रेस्ट में थी उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था तो आपको बहुत पावर देना पड़ रहा था कि वो मूव करे, लेकिन वो जैसे ही एक बार मूव करने लगी तो फिर आप उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया तो वो थोड़ा ईजिली मूव होने लगी। तो इस वजह से जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। फिर इंटरलॉकिंग जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तब आप इस चीज़ को पढ़ोगे। जब कोई भी दो सरफेस होता है ब्लॉक तो हमें वो कुछ इस तरीके का दिखता है कि वो इस तरीके से रखा है ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक बहुत स्मूथ सरफेस है, बट ऐसा नहीं है, वो आपस में इस तरीके से होते हैं। जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तब आपको वो इस तरीके से दिखाई देंगे, ना कि इस तरीके से। तो हमें ये इतनी पावर क्यों लगी? क्योंकि वो इस तरीके से इंटरलॉक रहते हैं। तो जब हम खिसकाते हैं स्टार्टिंग में तो इस चीज़ को हमें ब्रेक करना पड़ता है, तो हमें स्टैटिक फोर्स ज़्यादा लगता है। पहले ज़्यादा ताकत पावर लगती है जब कोई भी चीज़ रेस्ट से मोशन में लाते हैं ड्यू टू इंटरलॉकिंग। जब ये तो तुम समझ ही जाओगी।